गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका कि हमने इससे पहले पढ़ा था एटम, मैटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अभी मैटर में एटम आता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एटम का साइज, मास और वैलेंसी। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जी आपको फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड, जी आपको यहाँ पे फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट ने पहले जो परमाणु का आंतरिक भाग होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड किया था, ठीक है, और कब किया था। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एटम, वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं एटम के, व्हाट आर दे मेड अप, मतलब जिससे वो बने होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है, वो कभी देखा आपने, आगे भी देखेंगे, ठीक है। वील हैव लर्न दैट द सेंटर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस एंड दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। करें कि हमने देखा यहाँ पे कि पढ़ चुके हम लोग कि एटम में जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ फिक्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक्स्ट्रा जो पार्ट होते हैं उसमें घूमते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पास चार्ज कौन सा नेगेटिव होता है, चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वाइल एलिमेंट्री पार्टिकल्स मेक अप न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूक्लियसली न्यूट्रॉन्स। करें कि जबकि जो और न्यूक्लियस में जो पार्ट्स होते हैं, जो न्यूक्लियस में होते हैं, जो बाहर घूमते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस में होते हैं उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाई इट्स रेडियस। करें किसी भी एटम का साइज उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। किसी भी एटम साइज किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे। The atomic radius of isolated atom, a distance between nucleus of an atom and its outermost orbit. Atomic radius is expressed in क्या आपको यहाँ पे नैनोमीटर्स। करें कि एटॉमिक रेडियस जो होता है डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, रेडियस हिसाब से। रेडियस जितना ज़्यादा होगा, जितना रेडियस बढ़ेगा, साइज क्या होगा उसका बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा। रेडियस स्मॉल होगा तो साइज क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट हम नैनोमीटर में करते हैं। किसमें करते हैं, नैनोमीटर, ठीक है। अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, देखो अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम के साइज क्या होते हैं। तो पहला तो नैनोमीटर क्या होता है और मीटर क्या होता है वो देख लो आप। तो नैनोमीटर जो होता है 1/10⁹ मीटर को क्या 1 नैनोमीटर, मतलब 1 मीटर को आप 1 अरब 1000 लाख टाइम डिवाइड करोगे, 1 अरब टाइम डिवाइड करोगे तो एक पार्ट जो होगा उसका नैनोमीटर होगा। आप सोचो कितना छोटा होगा वो, आप देख नहीं सकते उसको, ठीक है। यानी 1 मीटर बराबर क्या होगा 10⁻9 मीटर। 1 मीटर कितना होगा 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आइटम का दिया है 10⁻10 मीटर रेडियस दिया आपको। वाटर मॉलिक्यूल का दिया 10⁻9 मीटर। हीमोग्लोबिन का दिया 10⁻8 मीटर। ये आपको उसका एटॉमिक रेडियस दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। एटम्स आर वेरी टीनी, यहाँ एटम्स आर वेरी टीनी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, है ना, इन लार्ज इमेज ऑफ एटम। करें कि एटम्स इतना छोटा होता है कि उसको हम अपने नंगी आंख से नहीं सकते। उसको देखने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आया है, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, जो लार्ज इमेज को लार्ज के देखते हैं, इमेज को हम लार्ज के अभी आप जैसे बहुत आपके हाथ में आप बोलते हैं ना, आपकी जो बॉडी है सेल से बनी होती है, तो सेल दिखाई देता है कि आपको आपके हाथ में एक सेल दिख पाए क्या, नहीं, सब ज्वाइंट हुआ है, स्किन ज्वाइंट हुआ, लेकिन ज्वाइंट तो है, लेकिन क्या है उसको वो डिवाइड छोटे छोटे पार्ट में देखना हो तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया वो इंस्ट्रूमेंट आप फाइंड करो, देखो आपके हाथ में कितने छोटे छोटे पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। करें कि लुक एट इमेज ऑफ एन एटम 4.2 ऑब्टेन द फील्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप फील्ड दिया है लेकिन हमने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। द एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करें जो इसमें डाल रहा हूँ, एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इन द एटम। करें कि किसी भी एटम का साइज जो होता है उस वो डिपेंड करता है किसके,
उस एटम के ऑर्बिटों की संख्या पर। कितने ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट में कितने एटम हैं, उसके साथ डिपेंड करता है। द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसके पास ज़्यादा ऑर्बिट होगा, द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट द लार्ज द साइज, जिसके पास ज़्यादा ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट आगे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ पोटेशियम इज बिगर देन द एटम सोडियम। अब पोटेशियम का 19 होता है इलेक्ट्रॉनिक, 11 होता है, तो सोडियम में कितना होगा, 2 ठीक, 3 ही कक्षा बनेंगे, 3 ही ऑर्बिट बनेगा, और पोटेशियम कितना 4 बनेगा ऑर्बिट। ठीक है, जब ऑर्बिट 4 बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पर उसकी साइज बढ़ जाएगी। इफ 2 एटम हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर 2 एटम हैं उनके पास 2 सेम आउटर ऑर्बिट है, ऑर्बिट सेम है, then the atom having the larger number of electron is outermost orbit is smaller than the having fewer electron। कहें कि अगर ऑर्बिट सेम है, ऑर्बिट क्या है, सेम है, और जिस तब उस टाइम पे जिसके लास्ट ऑर्बिट में जितने ज़्यादा एलिमेंट होगा वो जितना छोटा होगा, जिसमें कम होगा वो बड़ा होगा। ऑर्बिट सेम होने पर, ऑर्बिट सेम रहेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, और जिसका ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई ऑर्बिट में, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि बैलून ले लो, कोई बैलून, ठीक है, बैलून में हवा फिल कर दो, ठीक है, हवा फिल, 2 बैलून का साइज सेम, हवा फिल कर दो आप, अब एयर उसमें फिल किया, फिल करने के बाद देखो बैलून के वन साइड से प्रेस करो, वन साइड से प्रेस करने क्या होगा, सेकेंड साइड में, अदर साइड में क्या होगा, वो फूक जाएगा, निकल जाएगा हवा उसका। लेकिन अगर सब तरफ से उसको प्रेस करो तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, भले वो फट जाए अलग बात है, ठीक है, लेकिन साइज छोटा हो जाएगा। ऐसा एटम में क्यों होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, और न्यूक्लियस तरफ। कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होंगे। मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना, यहाँ पे इसे खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, इस तरफ चाहो तो उसका प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, जब प्रेस होगा तो क्या होगा, इसका साइज धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा ऐसा। लेकिन जब एक ही यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये खींचेगा तो क्या, इधर ये खींचेगा तो क्या, इधर क्या साइज बढ़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कहने लगा कि जिस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट सेम होने पर जिसके लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस तरफ। जब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा साइज छोटा हो जाएगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, कम अट्रैक्ट होगा और साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हम लोगों ने देखा वही साइज के बारे में। देखो यहाँ पे ये सोडियम है, क्या आपका है, सोडियम है, सॉरी मैग्नीशियम है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आपका है। और देखो यहाँ पे, अब मैग्नीशियम में क्या दिया आपने, यहाँ देखा, यहाँ पे लास्ट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और कक्षा कितने हैं, 1 2 3 है। तो पहली बात तो आप समझ लो एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अब ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से ये अगर एक ऑर्बिट है ना, तो रेडियस इतना बड़ा होगा, तो यानी जो पहला बना है उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। अगर उसके पास 2 ऑर्बिट है, यहाँ से यहाँ तक साइज बढ़ गया, 3 ऑर्बिट है तो और साइज बढ़ गया। मतलब जितना ऑर्बिट बढ़ेगा उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज वो बढ़ता जाएगा कंटिन्यू। सेम हियर एक एग्जाम्पल देखो, आप देखो मैग्नीशियम का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे वही हालत है। ठीक है, कि कक्षा सेम है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो आपको एक ऑर्गन हम दिखाते हैं। ऑर्गन में क्या आपको देख रहे हो आप कि यहाँ पे देखो इसके भी सेल कितना, ऑर्बिट कितना, 1 2 3 है, रेडियस भी उसका वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास 8 है तो क्या होगा, इस 8 को खींचेंगे अपनी तरफ में, इसको 8 को खींचेगा अपनी तरफ। जब चाहो तरफ से क्या होगा, प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसको एक साथ में सिकुड़ जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ साइज छोटा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब ऑर्बिट सेम हो तो लास्ट ऑर्बिट में जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो छोटा होगा, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, साइज बड़ा होगा उसका। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, देखो मास ऑफ एटम। एटम का मास क्या होता है, एटम का मास क्या होता है। द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस एंड इट्स ड्यू टू द प्रोटॉन P एंड न्यूक्लियस M। क्योंकि किसी भी मास का एटम, सॉरी किसी भी एटम का मास जो होता है वह कंसंट्रेट करता है न्यूक्लियस पे। किस पे करता है, न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे सबको ऐड कर दो, क्या बनेगा आपका, एटॉमिक मास नंबर बनेगा। ठीक है,
तो एटॉमिक मास नंबर मीन्स क्या हो गया आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियस। जब दोनों साथ साथ में उसमें क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। एन एटम इज वेरी टीनी, एटम क्या होता है, वो छोटा होता है। यहाँ सेकंड पैराग्राफ, एटम इज वेरी टीनी, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास, तो हम इसका मास कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखो हमने कहा एटम बहुत छोटा होता है, अब वजन करने के लिए क्या चाहिए उसको, तो कैसे मापेंगे उसको हम लोग, ठीक है, तो मापना क्या होता है, मुश्किल होता है, कैसे उसका मास निकालेंगे। द साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने फेस किया, तो कैसे फाइंड किया जाए। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी टू मेजर एटॉमिक मास एक्यूरेटली, क्योंकि 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड, एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकें। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, तब उन्होंने क्या किया, किसी एक एटम का मास पकड़ा और उसके रिलेटिव, उसके कंपेयर में मास निकाला। समझ लो कॉन्सेप्ट, मैं अभी बोल दे रहा हूं कि अगर आपको पास 5 लीटर का, 10 लीटर का या 100 लीटर मापना है, ठीक है, 100 लीटर 50 लीटर मापना है, दूध मापना है, ठीक है, और आपके पास 10 लीटर 12 लीटर के बर्तन नहीं मापने के लिए, अगर आप पास 1 लीटर कोई बर्तन है ना, 1 लीटर का माप है, तो आप उसे 100 बार माप कर सकते हो, है कि नहीं। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि कहा कि हर एलिमेंट्स का ऐसे माप करना, मास निकालना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को ऐसा छोटा एलिमेंट लेते हैं जिसका मास मालूम कर लें और उसके साथ साथ में सबको कंपेयर करके हम सबका मास निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिखा रिलेटिव मास ऑफ द एटम, तो इस कॉन्सेप्ट क्या बोला, रिलेटिव मास ऑफ द एटम, इसे बोला गया रिलेटिव मास ऑफ द एटम वाज पुट फोर्थ। रिफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, करें कि एक एटम को लिया जिसका मास फाइंड किया उन्होंने, वो एटम क्या था, हाइड्रोजन, जैसा छोटा ही एटम पकड़ेंगे, तो हाइड्रोजन को लिया। द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन द रेफरेंस एटम, मतलब उन्होंने हाइड्रोजन की चूज किया कि ये रेफरेंस एटम के काम के लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन था और उसे हम माप सकते हैं। द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच वाज ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बोला था ना, वाज एक्सेप्टेड एज 1, एक के बराबर, मतलब उसका न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन था, तो इसे उसका मास 1 मान लिया उन्होंने। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द relative atomic masses of various atoms become equal to their atomic mass number, करे कि therefore magnitude, ठीक है, therefore the magnitude of the relative mass, जो relative mass का magnitude था उसको उन्होंने क्या किया, मान लिया, इक्वल मान लिया द एटॉमिक मास नंबर, उसके एटॉमिक मास नंबर के बराबर मान लिया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन था तो 1 कर दिया और न्यूट्रॉन 0 था तो 1 + 0 1 आ गया, ठीक है। अब कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन को सबको ऐड करते गए और मास निकलता गया। लेट अस सी हाउ टू एक्सप्रेस द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम बीइंग एक्सेप्टेड द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन 1, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का रिलेटिव मास 1 है, हाइड्रोजन का रिलेटिव मास क्या है, 1 है, तो कैसे नाइट्रोजन का मास हम फाइंड कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। मैंने बताया कि द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मास था उसका 40 टाइम डिवाइड किया, 40 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो मिला वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, 14 हाइड्रोजन को कलेक्ट करेंगे तो एक नाइट्रोजन का मास के बराबर होगा, ऐसा उन्हें कंपेयर कर निकाला। देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, तब वहां क्या हो गया कि नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 14 हो गया। दिस इज हाउ टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वर डिटरमाइन, तो कह रहे कि दिस इज हाउ, तो हम कैसे और बाकी एलिमेंट्सों का मास फाइंड कर सकते थे ऑन दिस, इस पद्धति, इस स्केल से। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स कम टू बी फ्रैक्शनल, कह रहे कि ऐसा करने से बहुत सारे एटम के एटॉमिक मास क्या हो गए, फ्रैक्शनल पार्ट में आ गए, डेसिमल पार्ट में आ गए, ठीक है। देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ टाइम, करें कि देयरफॉर यानी करें कि ऐसे सिंपल सबका हुआ नहीं, कुछ के जो है आ गए इसमें डेसिमल में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए, कुछ सिंपल आ गए, एक्यूरेट आ गए। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि आप डेसिमल में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, आया तो आया, तूने फिर दिया कि चलो कुछ तो करेंगे हम लोग, तूने फिर बताया आगे कि इन दिस स्केल देयरफॉर द कोर्स ऑफ टाइम सम आइटम वर चूजन एज
रेफरेंस एटम फाइनली 1961 करें, कुछ एटम को फाइनली 1961 मतलब रेफरेंस एटम के रूप में मान लिया गया कि चलो जिसका फ्रैक्शन में आया तो उसे रेफरेंस करके हम लिख लेंगे, कार्बन के साथ रेफरेंस कर दिया। तो हाइड्रोजन था ही, साथ साथ में कार्बन को रेफरेंस किया। जब कार्बन को रेफरेंस किया तो कुछ एटम के एटॉमिक मास जो है एक्यूरेट में आ गए, तो कुछ हद तक प्रॉब्लम क्या हुआ 19 में सॉल्व हो गई, बाकी जो सॉल्व नहीं हुआ उसको छोड़ दिया वैसे ही। 1961 द कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड द रेफरेंस एटम इन दिस स्केल रिलेटिव मास कार्बन एटम वाज एक्सेप्टेड 12। करें कि 1961 में क्या किया गया, कार्बन के एटम को भी एक्सेप्ट कर लिया गया रेफरेंस मास के कंपेरिजन, हाइड्रोजन को लिया गया, ऐसे कार्बन को ले लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंपल गया। अब एक को अगर जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, ऊपर 100 तो अब उसको 100 बार करना पड़ेगा, इससे अच्छा कार्बन ले लिया, कार्बन को उन्हें डिवाइड करके एक साथ कर लिया, ठीक है। द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव मास इज अप्रॉक्सिमेटली 1। करें कि एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास रेफरेंस में अप्रॉक्सीमेट 1 मान लिया गया। अब रिलेटिव मास यहाँ पे दिया है कुछ तत्वों के, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, ये सब दिया आपको, कुछ का नहीं दिया है, आपको ढूंढना है। लिखा ना, रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स इज चार्ट बिलो आर गिवन, यू हैव फाइंड रिलेटिव मास ऑफ द अदर। जिसका दिया है दिया है, इसका नहीं दिया आप ढूंढो, ठीक है, ढूंढोगे मत, मैं आगे दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग मास ऑफ एटम डायरेक्टली, हैंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास यूनिफाइड मास हैव बीन accepted as limit of as the unit of atomic mass is called Dalton, its symbol U। करें कि जब एटॉमिक मास को मेजर करने लगे तो वहाँ पे 1961 के बाद एक आए डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्हें क्या किया, एटॉमिक मास को एक्यूरेट मेजर करने के लिए 1.66094 1.6653904 × 10⁻27 किलोग्राम कर दिया, ठीक है, -27, यानी 1 किलोग्राम को इतनी टाइम डिवाइड करेंगे तो एक जो आएगा पार्ट उसको बोलेंगे एक एटॉमिक मास, यानी A1 डाल्टन बोलेंगे मास में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको नंबर समझ दिया, हीलियम यहाँ दिया आपको, देखा यहाँ पे लिखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपको लिख दिया यहाँ पे और हमने दे दिया है। तो आप बेटा इससे अच्छे से लिख के बाहर कर लो। जैसे आपको दिया पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, H होता है, ठीक है ना, हीलियम He होता है ना, लिथियम Li होता है, बेरिलियम Be होता है, बोरान का B होता है, बोरान क्या होगा, B होगा, कार्बन C होगा, नाइट्रोजन N होगा, ऑक्सीजन O होगा, फ्लोरीन F होगा, ठीक है, नियान Ne होगा, है ना। इसके बाद क्या दिया आपको, सोडियम, सोडियम का Na होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा, एल्युमिनियम का Al होगा, ठीक है, सिलिकॉन का Si होगा, फास्फोरस का Ph होगा, ठीक है, सल्फर का क्या हो जाएगा आपका S होगा, क्लोरीन का Cl होगा, आर्गन का Ar होगा, पोटेशियम K हो जाएगा आपका, कैल्शियम Ca हो जाएगा आपका, स्कैंडियम Sc हो जाएगा आपका, सॉरी Cd हो जाएगा आपका, नहीं Sc हो जाएगा आपका, ठीक है, Sc, ठीक है। तो ये सब आप लिख लोगे और लिखने के बाद आपसे बाहर करोगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना बहुत है, आप इतने याद कराओ, चलो बाय।